नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं श्रीमती नेहा अंचल, सहायक प्राध्यापक भौतिकी विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक ऊष्मागतिकी है। सबसे पहले देखते हैं ऊष्मागतिकी के बारे में। ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण या स्थानांतरण पढ़ते हैं। इसके बाद हम जानते हैं ऊष्मागतिकी निकाय। ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है कि जहाँ पर हम ऊष्मा की अवस्था का ताप, दाब, आयतन के साथ संबंध देखते हैं, वह कहलाता है ऊष्मागतिकी निकाय। इसके बाद शिक्षार्थियों हम देखते हैं कि ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में। तो ऊष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं। पहला होता है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, दूसरा होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तीसरा होता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। आइए देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। इस नियम के अनुसार यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मी साम्यावस्था में हैं तो वह 2 निकाय भी आपस में ऊष्मी साम्यावस्था में होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है निकाय ए और निकाय बी और निकाय सी, 3 निकाय हैं हमारे पास। तो जो निकाय ए और बी है वह निकाय सी के साथ ऊष्मी साम्यावस्था में है, तो निकाय ए और निकाय बी भी आपस में ऊष्मी साम्यावस्था में होंगे। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, यह कहलाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा ना ही तो नष्ट हो रहा है ना ही तो उत्पन्न हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद देखते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम का कोई भी परिभाषा नहीं है। इसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दिया है। ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम के अनुसार जैसा कि देखा गया है, ऊष्मागतिकी के अनुसार ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। सबको पता है कि हमने पहले ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में ही देखा था कि ऊष्मा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ऊष्मा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऊष्मागतिकी के जो द्वितीय नियम है उसका कोई भी स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है। अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग इसकी परिभाषा दी गई है। तो आइए देखते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दिया है। पहला है क्लॉसियस का कथन। क्लॉसियस का कहना यह है कि बिना बाह्य कार्य किए हुए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह स्वयं नहीं हो सकता। दूसरा कथन ऑस्टवाल्ड का कथन है, जो कि यह कहते हैं कि ऊष्मा को कार्य की समतुल्य मात्रा में परिवर्तन करना असंभव है। जब तक कि निकाय में किसी दूसरे भाग में अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो ऊष्मा में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं की जा सकती, क्योंकि ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो जनरली ये यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में। जैसा कि आपको पता है ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है। ऊष्मागतिकी निकाय वह होता है जहाँ पे हम ऊष्मा के अवस्था का ताप, दाब, आयतन के साथ रूपांतरण पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी अवस्था का ताप, दाब, आयतन के साथ ऊष्मागतिकी चरों में संबंध देखते हैं, यह कहलाता है ऊष्मागतिकी प्रक्रम। यह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है समतापी प्रक्रम, दूसरा होता है समदाबी प्रक्रम, तीसरा होता है समआयतनिक प्रक्रम और चौथा होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। पहला समदाबी, दूसरा समतापी, तीसरा रुद्धोष्म और चौथा जो है समआयतनिक प्रक्रम। आइए इसका डिटेल देखते हैं। पहला होता है समतापी प्रक्रम, जो कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो ताप है वह स्थिर अवस्था में रहेगी, बाकी जो दाब और आयतन है वह परिवर्तन होते रहेंगे। यह होता है समतापी प्रक्रम, जैसा कि दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट वाले में। दूसरा होता है समदाबी प्रक्रम। इसमें भी नाम से स्पष्ट है दाब, जो कि दाब यहाँ पे क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा और ऊष्मागतिकी के जो अन्य
ताप और आयतन, ये दोनों क्या होंगे, परिवर्तन होंगे, इनकी अवस्थाएं में परिवर्तन होगा और जो दाब है वहां पे स्थिर अवस्था में रहेगी। यह होता है समदाबी प्रक्रम। तीसरा होता है सम आयतनिक प्रक्रम। नाम से यहाँ पे भी स्पष्ट है कि आयतन यहाँ पे क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा और बाकी जो दाब और ताप है वह परिवर्तन अवस्था में होगा। चौथा होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जिसमें निकाय की ऊष्मा ना तो बाहर आ सकती है और ना ही निकाय की ऊष्मा बाहर से अंदर आ सकती है। यहाँ पे जो ऊर्जा है वो कंजर्व रहता है, इसलिए यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम कहा गया है। तो हमने देखा यहाँ पे ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में। तो आइए देखते हैं उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम के बारे में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे दिया गया है दो डायग्राम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। पहला जो कि दिया है बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बना है। सेकेंड दिया है इरिवर्सिबल प्रोसेस, वहाँ पे अंडा दिया है। अंडा जब टूटता है तो क्या हुआ, फिर से वापस हम अंडे को जोड़ सकते हैं? नहीं। तो जैसा कि दिया है रिवर्सिबल प्रोसेस में बर्फ से पानी, अगर हम पानी को जमाते हैं तो हमको क्या मिलता है, बर्फ मिलता है और बर्फ को पिघलाने से हमको पानी मिलता है। मतलब कि दोनों ही कंडीशन में वो वापस अपनी पुनर्स्थिति में आ जाता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणी प्रक्रम में जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता। जैसे कि अंडे को हमने फोड़ा, उसके बाद यूज किया, उसके बाद क्या हम वापस उसे अंडा के रूप में जमा सकते हैं? नहीं ना। तो यह होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रक्रम या उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम। इसके बाद हम उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में अंतर देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में क्या क्या अंतर है। उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में जैसा कि मैंने बताया आपको, उत्क्रमणी प्रक्रम में वापस जो है वस्तु अपनी पुनर्वस्था में आ जाती है, लेकिन अनुत्क्रमणी प्रक्रम में वस्तु जो है अपनी पुनर्वस्था में नहीं आ पाती। यह होता है दोनों का डिफरेंस जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। आइए देखते हैं हम कार्नो साइकिल के बारे में या फिर कार्नो चक्र के बारे में। तो कार्नो चक्र क्या होता है, यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में दिया गया है कि कार्नो साइकिल इज डिफाइंड एज एन आइडियल रिवर्सिबल क्लोज्ड थर्मोडायनामिक साइकिल in which there are 4 successive operations involved and they are isothermal expansion, adiabatic expansion and isothermal compression and adiabatic compression। ये 4 प्रोसेस जो है इस कार्नो चक्र में होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कार्नो चक्र का जो 4 प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन, जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। तो आइए देखते हैं कार्नो इंजन के बारे में। कार्नो इंजन की खोज किसने की थी? तो कार्नो इंजन की खोज किया था लेनार्ड कार्नोट ने। कार्नो इंजन में भी कार्नो चक्र की तरह 4 प्रोसेस होते हैं जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। पहला जैसे कि है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा है एडियाबैटिक कंप्रेशन, जो कि यहाँ पे दिया गया है साफ डायग्राम में। ए से बी, बी से सी और सी से डी, फिर डी से ए। ये भी क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आइए देखते हैं हम कार्नो थ्योरम के बारे में। कार्नो थ्योरम यह कहता है कि किसी सामान्य ताप पर किसी ऊष्मा की दक्षता या ऊष्मा इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। जैसा कि यहाँ पे आपके डायग्राम में दिया गया है कि सामान्य ताप पे हमारे पास T1 T2 ताप पे 2 निकाय हैं A और B। वो दोनों अगर सामान्य ताप पे हैं तो उनकी जो दक्षता है वह किसी कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। तो इसी के साथ हमने देखा कि ऊष्मागतिकी के बारे में हमने जाना कि ऊष्मागतिकी निकाय, ऊष्मागतिकी की प्रक्रम, ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में तथा कार्नो इंजन और कार्नो इंजन की दक्षता के बारे में। तो साथ ही हमने जाना कि कार्नो थ्योरम क्या होता है। इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।